हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार। अपने चैनल को जल्द से जल्द बढ़ाएं। अभी तक भी अपने चैनल को जल्द से जल्द बढ़ाएं, अभी बढ़ाया नहीं है, अपने जल्द से जल्द बढ़ाएं इसको। और आज हम शुरू करते हैं अपना समाज जो हमारा चल रहा था, उसमें हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास देख लिए हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद थे उनको देख लिए हैं। अभी हम उससे अगला जो अपना समास शुरू करेंगे वो कौन सा था? द्वंद्व समास था। आज हम शुरू करते हैं अपना द्वंद्व समास। तो तीसरा था हमारा समास। द्वंद्व समास, ठीक है। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में जो पहले हम देख रहे थे, अव्ययभाव समास में प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान होता था। फिर उसके बाद में तत्पुरुष समास में हमने देखा तत्पुरुष समास में अंतिम यानी उत्तर पद प्रधान होता था। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारा उत्तर पद और पूर्व पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही पदों की प्रधानता इसमें देखी जाएगी। तो इसमें देखेंगे हम दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। और जब दोनों पद ही प्रधान होंगे तो उनमें आपस में दोनों में द्वंद्वता दिखाई देगी, द्वंद्वता का भाव होगा। जैसे कि किसी घर में दो मुखिया होते हैं और दोनों मुखिया अपनी अपनी राय अलग अलग मनवाना चाहते हैं लोगों से कि जो मेरी राय माने, मुझे फॉलो करे, ये मुझे फॉलो करे। दोनों में अलग अलग अपनी अपनी द्वंद्वता देखने को मिलती है। तो वैसा ही इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि एक शब्द आता है दिन और रात, दिन और रात। तो इसमें क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। दिन है दूसरे का अपोजिट, इसका क्या है? रात। तो इनमें दोनों में आपस में प्रधानता है, दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है। और इसमें जो एक पहचान है इसकी, यहां ये योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। ध्यान रहेगा, योजक चिन्ह यहां बीच में देखने को इसमें मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे कि एक शब्द और है राजा, रानी। तो इसमें क्या है? इसका जो योजक चिन्ह है इसका अर्थ होता है, इसको हटाते हैं हम तो यहां पे आता हमारा और, राजा और रानी। जैसे कि कल एक एग्जांपल मैंने बताया था तत्पुरुष समास में, संबंध तत्पुरुष समास में, राज रानी, राज रानी। तो राज रानी का जब हमने किया था तो इसको तोड़ा था तो राजा की रानी निकलकर आया था इसमें से। तो यहां क्या था? संबंध तत्पुरुष था। लेकिन यहां क्या है? इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगने से ही ये द्वंद्व समास हो गया है। राजा और रानी दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रधानता है। इसकी अलग प्रधानता है, इसकी अलग प्रधानता है। किसी की एक की प्रधानता दूसरे पे की प्रधानता से डिपेंड नहीं करती है। यहां दोनों की अपनी अलग अलग प्रधानता है। जैसे कि और शब्द बनते हैं इसमें, दिन और रात हो गया, सुबह शाम हो जाएगा, सुबह शाम हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। उसी तरह से जैसे तेरा मेरा, ठीक है, आजकल, सुर आसुर, सुरासुर। यहां एक शब्द मिलकर बनाया हुआ है सुरासुर। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा सुर असुर, ठीक है। अब ऐसे ही एक शब्द और होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत उष्ण, ठंडा या गर्म, ठंडा और गर्म, शीत उष्ण, ये आ जाएगा यहां पर। एक और होता है जैसे कि करण अर्जुन, करणार्जुन, करण अर्जुन है तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? करण और अर्जुन, ठीक है। तो इन सभी शब्दों में, इन सभी में एक दूसरे की द्वंद्वता देखने को मिल रही है, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। तो इनको याद रखना, याद रहेगा ये सब। जल्दी से नोट करो। फिर हम अगला अपना समास देखते हैं कौन सा आएगा? बहुव्रीहि समास। जल्दी नोट करो इसको, ठीक है, कर लिया? ओके। तो चौथा समास हमारा आता है
बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में ना ही तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और ना ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता देखने को मिलती है, किसी तीसरे की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है, जिसका अर्थ निकलकर आता है उसकी प्रधानता होती है। तो यहां तीसरे की, किसी अन्य की, तीसरे की प्रधानता, तीसरे की प्रधानता होती है। जैसे यहां है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अभी इसका क्या है, यहां इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, त्रि प्लस नेत्र। तो यहां ना तो त्रि की प्रधानता है और ना ही नेत्र की प्रधानता है। तो इसमें क्या आएगा, तीन आंख हैं जिसकी, तीन आंख हैं जिसकी, तीन आंख हैं जिसकी कौन है, तो वहां यहां आ जाएगा शिव। तो यहां जो प्रधानता इसकी बनकर आई है, इसकी प्रधानता शिव से निकली है। शिव, इसमें शिव की प्रधानता है, ना कि त्रि की और ना ही नेत्र की। तो यहां और दूसरा देखते हैं हम, विषधारी। विषधारी क्या है, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला कौन है, सर्प या सांप। विष को धारण करने वाला सांप है। तो यहां इसमें ना तो विष की प्रधानता है और ना ही धारी की प्रधानता है। यहां किसी अन्य तीसरे का जो अर्थ निकल कर आ रहा है, यानी सर्प। तो सर्प की यहां प्रधानता देखने को मिल रही है, याद रहेगा। तो इसी तरह से याद रखना, बहुव्रीहि समास में किसी अन्य की प्रधानता होती है, ना तो प्रथम पद की प्रधानता होती है, ना ही अंतिम पद की प्रधानता होती है। तो यहां और दूसरा हम देखें, चतुर्भुज देखें, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में क्या है, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं किसकी हैं, चार भुजाएं हैं विष्णु की। दूसरा देखें गिरिजा। अब गिरिजा को अगर हम यदि तोड़ेंगे तो गिरी प्लस जा, तो इस तरह से आएगा, गिरी और जा। गिरी का अर्थ होता है पर्वत और जा का होता है जन्मी। यानी इसमें कह सकते हैं हम, गिरिजा पर्वतों से जन्मी कौन होती है, पार्वती। पर्वतों से जन्मी कौन है, पार्वती। तो इसमें पार्वती की पद की प्रधानता हो रही है, इसमें पार्वती प्रधानता है। तो इसमें ना तो गिरी की प्रधानता है और ना ही जा की प्रधानता है, इसमें पार्वती की प्रधानता है। उसी तरह से आता है हमारा वारिज। वारिज का अर्थ होता है वारी, वारी प्लस और जा, वारी और जा। तो इसमें वारी का अर्थ होता है पानी और जा का जन्म। तो पानी से जन्म, पानी में जन्म कौन है, कमल। याद रहेगा, याद रहेगा, तो याद रखना इसको। फिर दूसरा है पंकज। अब पंकज में क्या है, पंक प्लस जा। तो पंख का होता है कीचड़, पंख का अर्थ है कीचड़ और जा का है जन्म। कीचड़ में जन्म कौन है, तो वो भी हमारे कमल ही हो जाएंगे। ठीक है, कमल। ठीक है, याद रहे ना। पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का क्या अर्थ है, पीतांबर का हो जाएगा पीले वस्त्र धारण करने वाला, या पीले वस्त्र धारण कर किए हुए हैं जिसने। पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन है, विष्णु। तो यहां विष्णु की प्रधानता हो जाएगी। वैसे ही श्वेतांबर। अब श्वेतांबर क्या है, सफेद वस्त्र धारण करने वाला कौन है, सरस्वती हो जाएगा। यहां हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, याद रखना इसको। 12, एक और देख लेते हैं, 12 सिंगा। 12 सिंगा, तो 12 सिंह है किसके, 12 सिंह एक हिरण की प्रजाति है। तो उसमें एक हिरण है 12 सिंगा। ठीक है, तो याद रखना इसको, याद रहेगा, मिटा दिया जाए, याद रखना। ओके, अगला देखते हैं अब। तो साथियों, हमने अपने चारों जो मुख्य समास थे, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और चौथा कौन सा था जो अभी देखा हमने, बहुव्रीहि समास। तो चारों मुख्य वाले हमने देख लिए हैं। जो उसमें दो अन्य और हैं अभी, जो कि तत्पुरुष समास से निकलकर आए थे। कौन से, कर्मधारय समास और द्विगु समास। उसको अब हम देखते हैं। तो कौन सा था,
पांचवा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने एक नाम और दिया है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। और इसमें, इस समास में विशेषण विशेष्य का भेद देखने को मिलता है। विशेषण विशेष्य का, विशेषण विशेष्य का योग देखने को मिलता है। योग देखने को, विशेषण विशेष्य का योग इसमें देखने को मिलता है। और देखिए जैसे चरण कमल, इसमें क्या है? कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? कमल के समान चरण। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि कमल के समान चरण है। ठीक है, इसमें तो विशेषता क्या है हमारी? तो चरण यानी कमल के, जो कमल के समान चरण है उसमें विशेषता बताई जा रही है। तो यहां कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा, यहां विशेषता का भाव है। वैसा ही अगर हम देखें चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो इसमें क्या है? चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्र खिलौना, चंद्र के समान खिलौना, चंद्रमुख हो गया। विद्या रत्न, विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न, विद्या रूपी रत्न। ठीक है, अब कनक लता, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या है? सोने, कनक होता है सोना, तो सोना के समान, सोने के समान समान लता, सोने के समान लता, सोने जैसी लता। उसके बाद मृग नयन, सुकर्म, नवयुवक। मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के जैसे नयन, नयन कैसे हैं? मृग के समान है। सुकर्म, कर्म कैसा है? कर्म अच्छा है। सु मतलब अच्छा कर्म है, तो ये इसकी विशेषता है। कर्म की विशेषता क्या है? अच्छा। और नयन की विशेषता क्या है? मृग के समान, हिरण के समान। ठीक है, और युवक, युवक कैसा है? नवयुग, नया युग, युवक, युवक कैसा है? नया, नवयुवक। ठीक है, तो ये इसके कर्मधारय के कुछ एग्जाम्पल हैं। जो कुछ रह गए हैं आपकी जिम्मेदारी है ढूंढ कर उनको प्रैक्टिस करनी, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अपना द्विगु समास। तो आखिरी हमारा समास बचा है द्विगु समास। अब द्विगु समास का जो दूसरा नाम आता है वो आता है संख्या बहुव्रीहि समास। संख्या, दूसरा नाम आता है इसका संख्या कर्मधारय समास। संख्या कर्मधारय समास, ये नाम बताया है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने ही बताया है ये नाम भी। ठीक है, तो इसमें क्या पहचान होती है कि जो प्रथम पद होता है, पूर्व पद, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्या होती है उसमें, संख्यावाची होता है। और उत्तर पद या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है उत्तर पद इसका। तो द्विगु समास में जो पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें देखो जैसे कि त्रिभुवन है, त्रिभुवन मतलब तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह। तो इसमें त्रि है तो तीन इसमें संख्या आया है। जैसे वैसे ही यहाँ पंचपद है, पांच रास्ते, पंचपथ पांच रास्ते, तो यहाँ त्रिफला है, तीन फलों के द्वारा तीन फलों का समूह, सतसई और त्रिकोण, दोपहर, तो इनमें सब क्या है? संख्यावाची प्रथम
पूर्व पद इनमें संख्यावाची दिया हुआ है, लेकिन एक चीज यहां अपवाद में याद रखना, जो षटपदी है, ये 6 पैरों वाला, ये एक रूढ़ शब्द है, ये किसी अन्य के लिए रूढ़ है, तो यहां जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी तो बहुव्रीहि को दी जाएगी। यहां पहली तरजीह बहुव्रीहि समास को दी जाएगी, दूसरी प्रथम और दूसरी द्विगु समास होगा। और दूसरे में अष्टधाई, अष्टधाई ये भी रूल है किसी के लिए, अष्टधाई एक पाणिनि ने लिखी हुई किताब है, तो इसका भी प्रथम जो तरजीह होगी वो भी बहुव्रीहि समास की ही होगी। याद रहेगा, याद रहेगा नहीं, दूसरी होगी द्विगु। आज हम यहीं तक अपना सेशन रखते हैं। तो हमने समास देख लिया है, संधि समास ये सब कंप्लीट कर लिए हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे अब हम देखते हैं क्या स्टार्ट करें। तो अगले सेशन में आप कुछ नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। समास हमारा कंप्लीट यहाँ हो गया है, तो तब तक के लिए हंसते रहें, मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।